नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस लेके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी होंगे या जो भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होंगे, ये लेक्चर दोनों के लिए होगा। लेकिन मैं अंग्रेजी में आपको लिखाऊंगा, हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। आप चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हों चाहे अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हों, सभी एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ओके, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। तो हम लोग चलो पहले ये देख लेते हैं। आप 12वीं के बाद 12th क्लास पास करने के बाद आप जब कॉलेज में पहुंचते हो और डिग्री कॉलेज में पहुंचते हो, टेक्निकल के फील्ड में ना जाके डिग्री कॉलेज में पहुंचते हो, तो ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं में मैथमेटिक्स स्ट्रीम से रहे हैं वो आगे चलते हैं, तो उनमें जो मेन सब्जेक्ट होती है वो मैथमेटिक्स को ही मान के चलते हैं। तो बेटा जो बीएससी फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। अब उनका जो पेपर होगा ये अर्ली सिलेबस है, ईयरली इनका एग्जाम भी होता है, ध्यान रखिएगा। 3 पेपर मैथमेटिक्स के होते हैं। पहला जो आपका पेपर है वो उसका टॉपिक का नाम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, बीजगणिती तथा त्रिकोणमिति, ये आपका 40 नंबर का पूछा जाता है पहले पेपर से। 3 पेपर आपके होंगे, ठीक है। हर एक पेपर 40-40 नंबर के पूछे जाते हैं। ईच पेपर कंटेन 40 मार्क्स। जो पहला पेपर है बेटा ये है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति तथा बीजीय व्यंजक या बीजीय पूछा जाता है। सेकंड पेपर जो आपका है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन तथा कैलकुलस तथा अवकल समीकरण, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस है इसमें और आपका अवकलन समीकरण है। जो तीसरा पेपर है बेटा ये आपका है वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, ठीक है, ज्यामिति तथा सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस है। ओके, तो जो बेटा पहला पेपर है ये आपका हमने यहाँ पे इंडेक्स बताया है। पहले पेपर में जो आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अवयवों की रैंक, अवयवों की कोटि, रैंक को हम लोग कोटि कहते हैं। आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू, रैखिक स्वतंत्र तथा रैखिक परतंत्र, ठीक है, स्तंभ एवं सदिश मैट्रिक्स का हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस पढ़ेंगे। इसके बाद जो चौथा है बेटा आपका टॉपिक कैली है हेलीमेल्टन थ्योरम, कैली हेलीमेल्टन थ्योरम एंड इट्स यूज इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कैली हेलीमेल्टन थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे और इसका हम लोग मैट्रिक्स में किस प्रकार से इनवर्स निकालने का यूज करेंगे, मतलब कैली हेलीमेंटल की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए सिस्टम बोथ। अब हम लोग जो 5वां चैप्टर पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स का यूज क्या है होमोजीनियस में और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में। थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी देखेंगे। 7वां चैप्टर है आपका लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज आप लोगों ने 12th में भी थोड़ा बहुत या 11 में पढ़ रखा है। बूलियन अलजेब्रा भी देखेंगे बेटा हम लोग। डी मोइवर थ्योरम और इसका कुछ हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे। 10वें चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट और इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 11वां जो चैप्टर है बेटा एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमिति फंक्शन का प्रसार देखेंगे। और जो हमारा 12वां चैप्टर है 12th चैप्टर है लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का लॉगरिथम सीरीज पढ़ेंगे, ग्योर्गी सीरीज पढ़ेंगे और समेशन सीरीज पढ़ेंगे। तो हम लोग बेटा जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो हम लोग का पेपर 1 का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 1 का जो आपका पहला चैप्टर है बेटा वो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, क्या चैप्टर का नाम है बेटा? रैंक्स ऑफ अ मैट्रिक्स।
अवयवों की रैंक निकालना सीखेंगे। ठीक है, रैंक का मतलब कोटि, अवयवों की कोटि हम लोग किस प्रकार से निकाला करेंगे। तो बेटा जैसे कि हमारे हर एक वीडियो लेक्चर में उसका थ्योरी रहता है, वहां पे आप किस प्रकार से पहुंचेंगे, तो पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी, तब जाके किसी भी मैट्रिक्स का आप रैंक निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहले बेटा आप जानिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज नोन एज मैट्रिक्स। अरेंजमेंट, ARRANGEMENT। तो क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज नोन एज मैट्रिक्स। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज नोन एज मैट्रिक्स, एज मैट्रिक्स। तो बेटा बात क्या होती है कि व्यू होता क्या है? वस्तुओं को सुसंग्रहित करना, सुव्यवस्थित तरीके से रखना, उसको हम बेटा मैट्रिक्स कहते हैं। वस्तुओं को सुसंग्रहित, सुव्यवस्थित तरीके से अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे बेटा मैट्रिक्स? जैसे मान लीजिए बेटा ये आपके पास अलमारी है, इस अलमारी में आपने किताबों को क्रमबद्ध तरीके से रख दिया है, या आपने बुक को अरेंजमेंट करके रख दिया है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज नोन एज मैट्रिक्स। किसी भी वस्तुओं को आप सुव्यवस्थित तरीके से रख दीजिए, वही अवयव कहलाता है। अब बेटा एक बात यहाँ आती है कि टप्पल क्या कहलाता है, तो उसको भी नोट कर लीजिए। टप्पल, टप्पल ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम लोग वेक्टर जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर्स की बात अगर करते हैं बेटा, वेक्टर क्या होता है? बेटा आप ग्रेजुएशन की सेंस में पढ़ोगे, 11th-12th में तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन हम लोग जब हम लोगों का स्टैंडर्ड जैसे हाई होता चलता जाता है, हम वस्तुओं को दूसरे तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके, तो प्रत्येक ऑर्डर जो होता है बेटा वो एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक वेल ऑर्डर्ड टपुल वही एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। टपुल क्या होता है बेटा? जैसे हमने अभी तक आप 2 डायमेंशनल में पढ़े होंगे, टप ये पढ़े हो गए ना, वहाँ आपने पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ हम बेटा आगे चल के इसको चाहे आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, चाहे इसको बिग ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, ये बेटा कहलाता है टपुल। ये 2 डायमेंशनल में है, तो हम इसे कहते हैं 2 टपुल वेक्टर। आगे बेटा मान लीजिए A3 भी ला देंगे, इसी में मान लीजिए हम A1 A2 A3 रखते हैं, ये 3 डायमेंशनल में पढ़ते हैं, और इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। ये कहलाता है 3 टपुल वेक्टर। ओके, तो टपुल भी समझ में आपको आ गया होगा, टपुल क्या होता है। तो टपुल को बेटा हिंदी में भी टपुल ही पढ़ते हैं। तो वेक्टर क्या कहलाता है बेटा? एवरी वेल ऑर्डर्ड टपुल। वेल ऑर्डर्ड का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जो आपका कलेक्शन हो वो वेल ऑर्डर्ड हो। एवरी वेल ऑर्डर्ड, every well ordered tuple represent a vector, represent a vector। अब बात हम लोग बेटा ये करेंगे यहाँ पे कि टपुल्स क्या होते हैं, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल दे के आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे टपुल क्या होता है। टपुल के लिए हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा। बेटा कहीं लिखा है 2 टपुल, तो 2 टपुल का मतलब क्या होता है?
टू टपल को चाहे आप A1 A2 से रिप्रेजेंट कर दीजिए स्मॉलर ब्रैकेट में, और यही बेटा A1 बड़े वाले ब्रैकेट में भी रख देते हैं। ये बेटा एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है टू डायमेंशनल स्पेस में, रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब बेटा प्लेन, ओके। तो बेटा क्या हुआ, जो टू टपल होता है इसमें दो एलिमेंट रहेंगे, ये एक टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ओके। चलिए नोट कर लीजिए प्रॉपर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा जो ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स है थोड़ा हाई लेवल की है, हाई थिंकिंग मैथमेटिक्स है। अभी तो कुछ चीज़ें आपको शायद समझ में भी ना आए, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा, ओके। तो अगर कहीं भी आपको डाउट भी क्रिएट होता है तो आप जब भी वीडियो देख रहे हों आप कमेंट बॉक्स पे लिखना न भूलें। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, थ्री टपुल आपको कहीं शो करना है, थ्री टपुल आपको बताना है अगर A1 A2 A3, इसको बेटा हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं A1 A2 A3। बेटा ये भी एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ये भी थ्री बीम में एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन थ्री डायमेंशनल। 3D में ये बेटा एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से एन टपल का मतलब क्या होता है, एन ऑर्डर्ड टपल। एन ऑर्डर्ड टपल का मतलब क्या होता है, एन क्रमित टपल। बेटा जो हमने टू टपल वेक्टर आपको बताया वो भी बेटा क्या था, आपका एक टू ऑर्डर टपल भी बोल सकते हैं। इसको बेटा हम जनरली कैसे लिखते हैं, A1 n टपल होना चाहिए, n ऑर्डर्ड होना चाहिए A2, तो कितने एलिमेंट इसमें हो जाएंगे, n एलिमेंट हो जाएंगे। ये बेटा n डायमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन n डायमेंशन स्पेस। n डायमेंशनल स्पेस, ओके। तो बेटा आपने यहाँ पे ये देखा कि जो टू टपल वेक्टर था आपने 11वीं में क्रमित युग में पढ़ा था, वही टू टपल वेक्टर कहलाता है। वो टू डायमेंशनल वेक्टर के लिए होता है। थ्री टपल का मतलब इसमें आप थ्री ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए और इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो ये थ्री डायमेंशनल में वेक्टर रिप्रेजेंट करने लगेगा। एन ऑर्डर्ड टपल जो होता है बेटा, एन ऑर्डर्ड एलिमेंट ले लीजिए, ये क्या आपको रिप्रेजेंट करेगा, एन टपुल रिप्रेजेंट करेगा, एन ऑर्डर टपुल रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपको एक वेक्टर एन डायमेंशनल स्पेस का बताएगा। एन डायमेंशनल स्पेस का मतलब बेटा ये होती है कि उसमें जैसे टू डायमेंशनल का स्पेस का मतलब टू एक्सिस, थ्री डायमेंशनल स्पेस का मतलब थ्री एक्सिस, एन डायमेंशनल स्पेस का मतलब उसमें एन एक्सिस हो, कितनी एक्सिस हो, एन एक्सिस हो। तो अब बेटा हम लोग देखेंगे कि इसमें नोटेशन किस प्रकार से यूज करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में नोटेशन काफी मायने रखता है। चलिए हम लोग नोटेशन देखते हैं, ओके। चलिए नोटेशन हम लोग देख लेते हैं कि मैट्रिक स्पेस में हम लोग जनरली नोटेशन कौन कौन सा यूज करेंगे, ओके। तो वेक्टर जो होगा बेटा, वेक्टर को हमने पिछले लेक्चर या जो हमारे मैंने पिछले साल भी बताया था कि वेक्टर को अंग्रेजी के बोल्ड लेटर से डिनोट किया जाता है। तो नोट कर लीजिए, वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय
बोर्ड, बोर्ड लिखिए या कैपिटल या बोल्ड, या आप लिख दीजिए कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो बेटा जो वेक्टर होता है उसको अंग्रेजी के बोल्ड लेटर से या कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे हम कहीं भी अगर वेक्टर लिखना होगा, एग्जांपल देखें तो हम कैपिटल एक्स, x1 भी यूज कर सकते हैं, x2 भी यूज कर सकते हैं, फिर xn यूज कर सकते हैं, या कहीं कहीं पे हम लोग a1, a2 या an भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपने नोटेशन देखा। अब इसके बाद जो स्केलर्स होता है बेटा, स्केलर्स को हम वेक्टर्स को x1, x2 या x1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पे बेटा हम स्केलर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्केलर आर रिप्रेजेंटेड बाय स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ of English alphabet. English alphabet कैसे? स्मॉल लेटर से ये भी देख लीजिए एग्जाम्पल में। जैसे बेटा हम कहीं लिखे हैं A1, A2, A3, A, ये सभी हम स्केलर के तौर पे यूज करेंगे, आर कॉल्ड स्केलर। बेटा ये हमारा वेक्टर x1, x2, x1 ये सभी एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह A1, A2, A3 वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3 ये बेटा क्या हमारे रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो है आपके स्केलर्स रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, किसी को कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद बेटा अगला जो टॉपिक होता है, रो वेक्टर्स क्या होते हैं और कॉलम वेक्टर क्या होते हैं। आपने 10th में भी 12th में भी पढ़ा होगा रो वेक्टर्स, रो मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा होगा। यहाँ आप पढ़ने जा रहे हैं रो वेक्टर, ठीक है, और कॉलम वेक्टर। तो आप बेटा रो वेक्टर की हेडिंग है आपकी रो वेक्टर। रो का मतलब होता है स्तंभ सदिश, रो का मतलब स्तंभ होता है, तो हम लोग स्तंभ सदिश देखेंगे। स्तंभ सदिश क्या होता है? ओके, स्तंभ सदिश क्या होता है? स्तंभ सदिश क्या होता है बेटा? प्रत्येक मैट्रिक्स में प्रत्येक रो एक स्तंभ सदिश रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रो वेक्टर क्या होता है बेटा? प्रत्येक मैट्रिक्स में प्रत्येक अवयव में प्रत्येक स्तंभ एक स्तंभ सदिश दर्शाता है। तो इन every matrix, every row represent a vector. It's called रो वेक्टर। बेटा प्रत्येक मैट्रिक्स में प्रत्येक रो एक रो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा। ओके, आपके पास मान लीजिए बेटा रो, पहला रो है A11, A12, A11, A12, डैश A1n। तो बेटा ये R1 है, ठीक है, ये पहला एलिमेंट आपका रो बताता है, दूसरा एलिमेंट कॉलम बताता है, ठीक है। ये पहला रो का पहला एलिमेंट, पहले रो का दूसरा एलिमेंट, A12 का मतलब पहले रो का दूसरा एलिमेंट, पहले रो का nवां एलिमेंट। तो बेटा R1 एक वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करेगा।
क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है A1 A2 डेड एफ AN, ये आपका n टप्पल वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। बताया हूं ना पिछले टॉपिक में, यह एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है और ये कैसा वेक्टर होता है? n टप्पल वेक्टर होता है। इसी प्रकार से R1 बेटा क्या हो गया? प्रत्येक मैट्रिक्स के जो प्रत्येक कॉलम होते हैं वो आपको एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा ये आपका, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, आपने मैट्रिक्स लिया है, ओके, मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं, एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं A11 A12 डेड एफ A11 A1n A22 A21 A22 डेड एफ A2n so on, ओके, AM1 AM2 डेड एफ AMN। बेटा ये M क्रॉस N की मैट्रिक्स है। तो ये बेटा जो R1 है, R2 है, ठीक है, ये Rn है, ये बेटा आपका एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका रो है, ये स्तंभ है ना, ये पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ, ये nवां स्तंभ हुआ। तो प्रत्येक जो स्तंभ होते हैं बेटा मैट्रिक्स में, प्रत्येक अवयव का जो स्तंभ होता है वो एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। या बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ की मैथमेटिक्स बेटा बीई या इंजीनियरिंग की गणित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये इंजीनियरिंग से अलग गणित है। इंजीनियरिंग में केवल 11th और 12th का थोड़ा बहुत सिलेबस है और इंजीनियरिंग में गणित नहीं पढ़ाई जाती है, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग के बच्चों से भी आप कभी नहीं पूछिएगा, नहीं तो वो चकरा जाएंगे, यह है क्या, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग में केवल 2 ही सेमेस्टर में M1 और M2 दो मैथ्स लगती हैं, M1 और M2। M1 उनके फर्स्ट सेम में लगती है, M2 सेकंड सेम में। उनमें इंजीनियरिंग में मेनली फिजिक्स लगती है, वहाँ फिजिक्स का रोल है, ठीक है। तो ये आपकी डिग्री की मैथमेटिक्स है और इसमें कुछ दम है। तो मैं क्या बता रहा था बेटा कि जो आपकी मैट्रिक्स होती है उसका प्रत्येक रो एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने R1 बता दिया, यह एक वेक्टर है। R2 भी बेटा A21 A22 A2n, ये भी एक वेक्टर है बेटा। और इसका Rn कौन सा होगा? देखिए डेट डेफ कर दीजिए। इसी तरह आपका तीसरा रो भी होगा बीच में कहीं ना कहीं, और चौथा रो भी होगा। हम लास्ट वाले की बात करते हैं Rn, n में रो की। n रो आपको क्या मिलेगा? AM1। देखिए ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, R3 में यहाँ तीसरा होगा, तो n वेक्टर में ये M1 तो AM2, ओके, और अंतिम वाला एलिमेंट AMN, तो ये आपका nवां वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो यही कहने का मतलब हुआ बेटा कि प्रत्येक रो मैट्रिक्स का एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अब आइए कॉलम वेक्टर देखते हैं इसी प्रकार से बेटा। कॉलम वेक्टर क्या होता है? जिस प्रकार से बेटा प्रत्येक रो एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है और इसे हम रो वेक्टर कहते हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक कॉलम, मैट्रिक्स का प्रत्येक कॉलम एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है और इसे हम वेक्टर या कॉलम वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। पंक्ति सदिश, रो वेक्टर का मतलब स्तंभ सदिश और कॉलम वेक्टर का मतलब पंक्ति सदिश। सॉरी बच्चों, थोड़ा मैंने आपको हिंदी में गलत बता दिया है। रो का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति सदिश, और कॉलम का मतलब होता है बच्चों स्तंभ सदिश। ओके, डाउट नहीं रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। रो का मतलब पंक्ति और कॉलम का मतलब स्तंभ, स्तंभ, ओके। तो रो वेक्टर का मतलब पंक्ति सदिश, कॉलम वेक्टर का मतलब स्तंभ सदिश, ओके। तो इसी प्रकार कॉलम वेक्टर क्या होता है बेटा कि प्रत्येक कॉलम, ठीक है, किसी भी मैट्रिक स्पेस में प्रत्येक कॉलम एक
कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इन एवरी मैट्रिक्स every column represent a vector. In every matrix, every column represent a vector. It's called column vector. बेटा मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है, ठीक है, कॉलम भी होते हैं, तो इसमें प्रत्येक कॉलम जो होगा बेटा एक कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं कॉलम ले लूँ, C1 ले लेता हूँ, तो इसमें आपको A11 मिलेगा, A21 मिलेगा, डेफ AM1 मिलेगा। ये पहला कॉलम हुआ बेटा आपका मैट्रिक्स का, ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अगर हम दूसरा कॉलम ले लेते हैं बेटा, दूसरा कॉलम ले लेते हैं बेटा C2, तो ये आपका A21, A12 क्या बताएगा, ये A12, ठीक है, A22, डेफ A2, AM2, लास्ट का एलिमेंट इसका कौन सा आएगा बेटा, AM। देखिए इसका जो पहला एलिमेंट बढ़ रहा है 1, दूसरा वाला फिक्स है, पहला रो बताता है, दूसरा कॉलम, कॉलम फिक्स है, रो वाला बढ़ रहा है 1 2 डेफ M। बेटा जो लास्ट में आपका एलिमेंट आएगा एनवा कॉलम, वो कौन सा होगा, वो आप कैसे लिखेंगे, A1N एनवा कॉलम, A2N डेफ AMN, ओके, AMN, ओके। तो बेटा रो वेक्टर क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में प्रत्येक रो एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रकार से बेटा कॉलम में प्रत्येक कॉलम एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रत्येक रो एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है और कैसे प्रत्येक कॉलम एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक चलिए मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ एग्जाम्पल, एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मान लीजिए बेटा ये हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके रो वेक्टर लिखिए, तो आपका जो पहला वेक्टर होगा R1, पहले रो का वेक्टर ये हो जाएगा 1 2 3, ये आपका रो वेक्टर हो गया। दूसरा रो वेक्टर कौन सा होगा, दूसरे कॉलम के एलिमेंट लिख दीजिए 4 5 6, दूसरा रो वेक्टर हो गया। तीसरा रो वेक्टर बच्चों लिख दीजिए, तीसरा रो वेक्टर आपका, तीसरा रो नोट कर लीजिए 7 8 9, ये आपका रो वेक्टर होगा। ओके, अगर बेटा आपको यहीं पे कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट करना होगा कि कॉलम वेक्टर कौन सा होगा, पहला बेटा कॉलम वेक्टर कौन सा होगा, C1, पहला कॉलम लिख लीजिए 1 4 7। दूसरा कॉलम बेटा देखिए, कॉलम दूसरा कॉलम वेक्टर लिखिए 2 5 8। तीसरा यह कॉलम लिख लीजिए, ये आपका तीसरा कॉलम हुआ। तीसरा कॉलम क्या होगा बेटा 3 6 9। तो बच्चों ध्यान रखिए कि प्रत्येक मैट्रिक्स में प्रत्येक रो एक रो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है और प्रत्येक कॉलम में जो कॉलम होता है बेटा एक कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स स्पेस के केस में, A इक्वल टू सभी रो को हम वेक्टर के अंदर लिख लें R1 R2 डेफ RM। ये भी बेटा आपका एक, जितने भी आपके रो वेक्टर मिले हैं उनको एक वेक्टर में आप अगर लिख देते हैं तभी वो एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ओके, और ये बेटा ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, सभी कॉलम को एक आप साथ रख दो C1 C2 CN। ओके, तो ये आपका एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ओके, समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा आपका वो है कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं। हम लोग अब देखते हैं अगला हेडिंग, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होंगे। इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होंगे। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, हम कोई दो वेक्टर ले लेते हैं। मैंने बताया है जब वेक्टर लेंगे तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से लेंगे, या कैपिटल लेटर से वेक्टर लिख को चल, वेक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर से ही लेके चलेंगे। लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर एनी टू वेक्टर, टू वेक्टर्स। लेट हम कैपिटल एक्स के को बेटा वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड टपल के फॉर्म होंगे। हम मान लेते हैं कैपिटल एक्स वेक्टर आपका है x1 x2 x3, और कैपिटल वाई वेक्टर बेटा जो आपका है वो है y1 y2 y3। ये बेटा आपका थर्ड टपल वेक्टर है x, और y भी थर्ड टपल वेक्टर है। बेटा ये x और y तभी इक्वल होंगे, x इक्वल टू वाई मीन्स x आपका थर्ड टपल वेक्टर है x1 x2 और x3। y आपका वेक्टर है बेटा y1 y2 y3। ओके, तो बेटा ये जो है ये टपल वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब इसका पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो जाए, पहला वेक्टर पहले। ठीक है बेटा, ये जो अंदर की चीजें लिखी रहती हैं ये स्केलर होंगी। क्या होंगी? ये सभी स्केलर होंगी। और ये भी बेटा क्या होंगी? सभी अंदर जो लिखा रहेगा स्केलर लिखा रहेगा, अधिक सदिश होंगी। ये अगर पूरे को हम बात करेंगे तब ये एक वेक्टर बताएगा, लेकिन इसके अंदर जो चीजें लिखी हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये एक बेटा आपको स्केलर बताएगा। ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अगर टपल में रखेंगे तब वो जाके एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा ये वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब x1 x, जब आपका x1 y1 के बराबर इक्वल हो जाए, x2 जो है y2 के बराबर इक्वल हो जाए, x3 जो है y3 के बराबर हो जाए। तो कोई भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं बेटा यदि इनके पहले पहले एलिमेंट इक्वल हो जाए, दूसरा दूसरा एलिमेंट इक्वल हो जाए, तीसरा तीसरा एलिमेंट इक्वल हो जाए। ओके, अब बेटा अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है, अगला जो हेडिंग है बेटा हम लोग उसको देखेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं बेटा? ओके, ये बच्चों आप अच्छे से थ्योरी पढ़े रहिएगा। आप अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल में आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। चलिए, अगर हमारे पास बेटा कोई दो वेक्टर हैं, यही वेक्टर हम ले लेते हैं जो इसमें हम लोगों ने लिया है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहला वेक्टर है x1, ये वेक्टर है। ओके, और दूसरा जो हमारे पास वेक्टर है y, ये है y1 y2 y3। अब बच्चों इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करेंगे? x वेक्टर आपके क्या है, उसके अंदर एलिमेंट है x1 x2 x3। y वेक्टर आपका क्या है? y वेक्टर क्या है बेटा? y1 y2 y3। तो इसमें होगा क्या बेटा, पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा,
और तीसरा एलिमेंट बेटा तीसरे के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वेक्टर्स का एडिशन देखते हैं। पहले एलिमेंट पहले के साथ जोड़ दो, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ और तीसरे को। ये बेटा स्केलर्स हैं, x1 x2 x3 ये स्केलर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको हम टपल के अंदर रख देते हैं तो ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट करने लगता है। ओके, अब बेटा क्या होता है कि किसी भी स्केलर का अगर हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो किस प्रकार से हम स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए हम लोग अगला टॉपिक उसको भी देख लेते हैं। इसका बताओ आंसर प्रांजल। सर क्वेश्चन ही पूरा नहीं सुन पाया। अच्छा दिख रहा है ना, देख लो। चलो मैं बैक कर देता हूँ एक मिनट। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब किसी भी वेक्टर का स्केलर के साथ किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ये देखते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास x कोई वेक्टर है, लेट x इज एनी वेक्टर, let x is any vector and a is any scalar, a is any scalar, then scalar product of vector is denoted by, then scalar product of vector बताओ नेहा। is denoted by। बेटा हमारे पास a क्या है, देखिए यहाँ पे कोई स्केलर है और x वेक्टर है, तो इसके स्केलर प्रोडक्ट को वेक्टर के साथ कैसे डिनोट करेंगे, ax से। किससे डिनोट करेंगे, ax से। ठीक, तो देखिए हम लोग चलो एक देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास x कोई वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई वेक्टर है, ओके, और a हमारे पास कोई दो स्केलर है, एंड स्केलर क्या है, एंड स्केलर ABC कुछ भी आप ले लीजिए लेकिन स्मॉल लेटर लीजिएगा, ओके। तो आप ax निकालिए, a इंटू एक्स आपका वेक्टर है बेटा x1 x2 और x3। a का बेटा हर एक एलिमेंट को, a को हर एक एलिमेंट के साथ रख दीजिए, ax1 ax2 ax3, ओके, समझ में आ गया ना। जैसे बेटा एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई वेक्टर है x इक्वल टू ABC, आपको 2x की वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू वेक्टर। अब 2 को बेटा हम तीनों के साथ रख देंगे, 2a 2b 2c, ओके। तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्केलर को हम वेक्टर के साथ किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, अगला जो हेडिंग है इसका वो है जीरो वेक्टर, ओके। क्या है, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है बेटा, इसको आप देख लेते हैं हम लोग। जीरो वेक्टर क्या है बेटा, जीरो को तो ध्यान रखिए, जीरो को हम बोल्ड जीरो से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय बोल्ड जीरो। कैसे बोल्ड जीरो, ये आपका कहीं भी लिखेंगे बोल्ड जीरो रखेंगे, या फिर आप
ये जीरो बना दीजिए, इसको 2-3 बार इसी में आप पेन चला दीजिए, ये बोल्ड जीरो आपको दिखने लगे। अब जीरो वेक्टर बेटा क्या होता है, जीरो रो वेक्टर भी हो सकता है और जीरो कॉलम वेक्टर भी हो सकता है। तो पहले हम जीरो रो वेक्टर देखते हैं। जीरो रो वेक्टर, जीरो रो वेक्टर क्या होता है बेटा, जीरो रो वेक्टर हम लोग देख लेते हैं। जीरो रो वेक्टर आखिर होता क्या है, यदि किसी रो वेक्टर के प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो जाएं, यदि किसी रो वेक्टर के प्रत्येक वेक्टर जीरो हो जाए तो वही कहलाता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम इस तरीके से बेटा, जितने भी एलिमेंट है बेटा सब जीरो हो जाएं तो आपका जीरो रो वेक्टर बताता है। ओके, नोट कर लीजिए। इसके बाद जीरो रो वेक्टर के बाद बेटा आइए आप जीरो कॉलम वेक्टर। जीरो कॉलम वेक्टर क्या होता है, जीरो कॉलम वेक्टर। अभी इससे आगे चलने से पहले ये बताओ टाइम जीरो कॉलम, एडमिट कार्ड सभी को मिल गया है क्या? ऐसा कोई हो जिसे जीरो कॉलम वेक्टर क्या होता है बेटा, एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा कॉलम वेक्टर जिसके प्रत्येक कॉलम के एलिमेंट जीरो हो जाएं, प्रत्येक कॉलम के एलिमेंट जीरो हो जाएं, वो कहलाता है जीरो कॉलम वेक्टर। अब एक ऐसा जीरो वेक्टर बेटा हम लोग लिखते हैं जिसका ऑर्डर m क्रॉस n हो। जीरो वेक्टर व्हाट्सएप पे गया तो है, whose order is, क्यों देखे नहीं होगी व्हाट्सएप पे? which m क्रॉस n। एक ऐसा जीरो वेक्टर लिखना है बेटा जिसमें, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n हो, मतलब उसमें m रो हो और n कॉलम हो। तो आप लिख दीजिए बेटा हेलो हेलो, हाँ बनी। बेटा क्या है ये आपका जीरो, एक ऐसा जीरो वेक्टर मिल रहा है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब इसमें m रो हैं और n कॉलम है। ओके, तो एक ऐसा वेक्टर जिसमें mn जीरो वेक्टर लिखेंगे जिसका ऑर्डर, एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा जीरो वेक्टर जिसका ऑर्डर m क्रॉस हो, तो हम एक ऐसा वेक्टर लिखेंगे जिसमें m रो हो, m जीरो वेक्टर रो हो और m n कॉलम हो और वो भी उनके एलिमेंट भी जीरो हो, वो कहलाएंगे जीरो वेक्टर जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। ओके, तो चलिए बेटा एक हम एग्जांपल लेके आपको क्लियर करते हैं। टाइम और प्लेस सभी में अलग अलग जगह है, तो अपना टाइम और प्लेस देख लेना कि तुम्हारा प्लेस कहाँ है। बेटा मान लीजिए हम एक वेक्टर ले लेते हैं पूछ लेना फोन करके, ठीक है? हमसे या दीपेश से। 2 4 और 8। बाकी गाड़ी सभी के घर कोई जाएगी। दूसरा वेक्टर है बेटा -2 -4 और -4। उस जगह पे छोड़ेगी। अगर आप इनको चेक करिए x प्लस वाई की क्या वैल्यू आएगी बेटा, इन दोनों को जोड़ दो तो 2 प्लस -2, इन दोनों को जोड़ दो 4 प्लस -4, इन दोनों को जोड़ दो 8 प्लस -8। ये आपको क्या देगा बेटा, 0 2 -2 0, 4 -4 0, मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्लस -2 -2, 4 -4 और 8 ये आपको क्या मिल रहा है, 2 -2 0 0 0। ये आपको जीरो रो वेक्टर मिल रहा है बेटा। ओके, ये बोल्ड जीरो, तो ये बेटा आपका हो गया जीरो रो वेक्टर। ओके, समझ में आ गया होगा सभी के।
इसके बाद बेटा हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन का वेक्टर के साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इससे रिलेटेड हम लोग कोई कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। अगले दिन फिर इसी के जस्ट आगे से हम लोग लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे, और आप ग्रेजुएशन की मैथ पढ़ते रहिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहिए। ओके, धन्यवाद।